Hello, everyone. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। तुम में से कई मैम बच्चे कल वाली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी ना, मॉर्निंग वाली, है ना। मॉर्निंग वाली क्लास कल हुई थी, जो कई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करी थी, ठीक है। तो एक बार वो तुम लोग देख लेना। आज तो पेपर डिस्कस करेंगे, तुम्हारा जो वेडनेसडे को पेपर हुआ है, राइट। हाँ बोलो। मैम मैंने आपको कुछ डाउट्स भेजे थे, प्लीज वो बता दीजिए। क्या डाउट्स हैं आपके? मैम करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चंस हैं, आपके पर्सनल नंबर पे भेजे। करंट इलेक्ट्रिसिटी और जो उसके आ रहे थे तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाउट, मैम वो तो कल सारे हो गए थे क्लियर डाउट ग्रुप पे। सॉल्व हो गए थे, आंसर आया था उनका? हाँ जी मैम, आ गया था। एक सेकंड। कहाँ शेयर किए हैं आपने? व्हाट्सएप पे? हाँ जी मैम, पर्सनल नंबर पे किया है मैम। तो डाउट्स तो नहीं आ रहे आपके उसमें, मुझे तो नहीं दिख रहे कहीं पे भी। कहाँ भेजे हैं आपने? पर्सनल नंबर पे भेजे हैं मैंने आपके। अच्छा ठीक है। अच्छा, मिल गए मिल गए। A metal wire of resistance 3 ohm is elongated to make a uniform wire of double of its previous length. The new wire is now bent and ends joined to make a circle. The points on the circle make. इसमें ये डिग्री वाला है ना, ये कराया तो हुआ था ऐसा क्वेश्चन कई बार, 60 डिग्री वाला। मैग्नेटिज्म में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, तो एक बार कराया था ना क्लास में। 60 डिग्री में क्या होगा, देखो जो रेजिस्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर पहले कोई मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, ठीक है, is elongated to make a uniform wire of double of its previous length। तो पहली बात तो जब आपने उसकी लेंथ बढ़ाई है, डबल करी है, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हो जाए। यानी नया रेजिस्टेंस जो हो गया उस वायर का 12 हो गया, ठीक है। अब उस नई वायर को तुमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। उस वायर को सर्कल बना दिया है, और उसके 2 पॉइंट्स के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जो कि 60 डिग्री बना रहा है। मैम तो आंसर एक 2 ओम एक आ रहा तो है। 60, क्या कह रहे हो? मैम आंसर इसका 2 ओम आ रहा है। आंसर तो नहीं पता, ये मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ कितना है आंसर। तो अरे ये है ना,
तो इसमें देखो क्या होगा, दो एक वायर बना दी, मतलब वो सर्कल बन गया, तो एक उसका 60 डिग्री का एंगल है, दूसरा 360 डिग्री का एंगल है। तो अब जो आर्क लेंथ, अब हमें लेंथ रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के है, ठीक है। तो अब एक रेजिस्टेंस होगा जो 60 डिग्री वाली आर्क लेंथ का हुआ, और एक रेजिस्टेंस होगा जो 300 डिग्री वाली आर्क लेंथ का हुआ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ हो जाएगा। आर्क लेंथ किसके बराबर होती है भाई, थीटा इंटू रेडियस, है ना। तो रेडियस तो दोनों पॉइंट्स का सेम ही होगा, तो आर से आर कट जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में है, तो R1/R2 निकाल लेना। R1/R2 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा इंटू आर, थीटा 60 डिग्री है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, रेडियस कैसे निकाल सकते हो बताओ, रेडियस किसके बराबर होगा, 2πr इक्वल्स टू, मैम हाँ मैम मैंने 12 ओम तक तो निकाल लिया, वहां तक तो समझ आ गया मैम, उसके आगे थोड़ा सा लिख के बता दीजिए, ऐसे नहीं पता चल रहा। रुको, ठीक है। अब्दुल्ला ने तो कर लिया ना ये, मैंने पहले करा था ये क्वेश्चन। ऑप्शन 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है इसका। मैं पहले क्वेश्चन नहीं देखा, मेरे को लगा था दूसरा क्वेश्चन है। मैम ये वाला भी मैंने पहले करा था। हो गया होगा ना। यस मैम, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा ना सर्कल, तो फिर पैरेलल में करके इन्हें हाँ, दोनों रेजिस्टेंस को कर पैरेलल में लेंगे। हो जाएगा ये आराम से, करेक्ट। देखो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो अमनदीप, ये जैसे ये एक सर्कल बन गया ना तुम्हारा, इस सर्कल का कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है। तो दो ऐसे पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं जिनका जिनका रेडियस कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मतलब ये दो पॉइंट हो गए होंगे, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये 60 डिग्री बन रहा है, तो बाकी का जो एंगल होगा वो अपने आप 300 डिग्री का बनेगा। तो ए और बी में रेजिस्टेंस पूछा है कि कितना होगा, तो मान लो ए और बी का रेजिस्टेंस R1 है, और जो ये पीछे जो बड़ा एंगल है 300 डिग्री का, इसका रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। अब तुम्हें R1 निकालना है रेजिस्टेंस। ऑप्शन क्या है, एक बार आप दिखा दोगे? हाँ, ये रेजिस्टेंस R1 किसके बराबर होगा बेटा, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही है ρL/A। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल बढ़ता है, आर्क लेंथ, है ना, लेंथ तो है ही, तो आर्क लेंथ होती है विच इज θ1 इंटू रेडियस। ऐसे R2 किसके बराबर हो जाएगा, θ2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। θ1 कितना है, 60 डिग्री इंटू रेडियस, ये दूसरा वाला कितना है, 300 डिग्री इंटू आर। आर इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा बताओ, आर इक्विवेलेंट क्या करोगी, R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, यही तो होगा आर इक्विवेलेंट। तो करना इनका देखो, 60 मल्टीप्लाई बाय 300 आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है। ये एक 0 से 0 कट गया, ये 6 पे कट जाएगा, 6×5 = 30। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आया देखो, 50 आर स्क्वायर। अब मुझे रेडियस चाहिए होगी, तो रेडियस कैसे निकाली जाएगी, यहाँ से कहाँ गया तुम्हारा, ये ना, रेडियस कैसे निकाल सकते हो, रेडियस है ना, एक सेकेंड, 60 डिग्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। L=L/R से रेडियस आ जाएगा। हम्म, हम θ=L/R से। मैम 5/3 ऑप्शन बी आ रहा है। हम्म, मैम डायरेक्टली हम सर्कल को मैम 360 को 6 से डिवाइड करके मैम 60 एक तरफ हो जाएगा और 300 एक तरफ। तो मैम हाँ, 10 ओम तो 360 नहीं होगा, 300 की तरफ 60 आ और जाए। हम्म, मैम 60 × 6 360 आएगा ना, हमारे पास पूरे सर्कल का जो थीटा है वो 360 है। हाँ एक तो सेकेंड, मैम अगर 61 अच्छा अच्छा, आएगा एक तो मिनट रुको रुको, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस तो है ही ना, मेरे पास इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम है ना, यस मैम। 12 ओम है। एक सेकंड, टोटल रेजिस्टेंस तो मेरे पास है ही, ये तो हम भूल ही गए थे, टोटल रेजिस्टेंस तो है। तो यानी R1 जो बटेगा वो कैसे बटेगा, 60/R2, R1/R2 करो तो 60/300, कितना आया इनका रेशो, 6। 1/5, यस मैम 1/5। 1/5 के रेशो में आ गया ना, ठीक है, बस खत्म सवाल। Yes, अब 1/5 कर, अब ये करने की जरूरत नहीं है, तो ये बाद में करेंगे अब, है ना, आर इक्विवेलेंट वाला। अब R1 और R2 निकाल लो,
1/R टोटल रेजिस्टेंस हमारा 12 ओम है, तो R1 R1 कितना हो 2 आ जाएगा, जाएगा, R2 10 आ जाएगा। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12, तो R1 2 ओम आ गया, और R2 कितना आ जाएगा 5/6 इंटू 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी ये आ गया 10 ओम। अब इनका पैरेलल कर लेना, तो ये बस रेशो निकाल लेना, R1/R2, R1/R2 का रेशो कितना आ जाएगा 1/5 आ गया है ना, 60/300 कर दो, बस काम बन गया। उसके बाद R1 कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है अब 1 अपॉन टोटल R1 प्लस R2 विच इज 5 + 1 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस। बस अब तो रेशो लगाना था, यस। समझ आ गया। अब R1 R2 का आगे क्या करोगी, पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 R2 20/12 हो जाएगा, यानी 10/6 यानी 5/3। 3। रेशो वाला करना था इसमें, ये वाले मैं बहुत बार करा चुकी हूँ क्लास में क्वेश्चंस, फर्स्ट टाइम नहीं कराया ये। ठीक है, 7th बोलो, 8th में क्या दिक्कत आ गई, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट। अमनदीप ये कितनी बार कराऊं ऐसे क्वेश्चन, हाँ मैम ये बता, क्वेश्चन का ना एक्यूरेट नहीं आ रहा आंसर। मैम आर इक्विवेलेंट निकाल लिया मैंने मैम, सब आ अभी जाएगा। क्या किया है तुमने, मैम तुम्हें आर इक्विवेलेंट निकाल 10 लिया था। ओम का जो तुम्हें 10 ओम है ना, जो 10 ओम इसकी पैरेलल वोल्टेज निकालनी है बस। Q इक्वल्स टू CV होता है, C 10 दिया ही हुआ है, तुम्हें बस वोल्टेज लिखनी है कि 10 ओम वाले के पास कितना वोल्टेज है बस। अब इसमें मैं क्या ही समझाऊं, 10 ओम की वोल्टेज कैसे निकालोगे बोलो, ये इसका रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल ही तो करना है। ये 10 ओम घटा दो, 10 और 2 किस में हो गए सीरीज में, 12, 12 और 4 पैरेलल में हो जाएंगे, 12 और 4 का पैरेलल कितना बनेगा भाई, 12 × 4 डिवाइडेड बाय 16, 16, 12 और 4 का पैरेलल करो कितना आ रहा है 3 4 आ कर, जाए, 3 आएगा। 12 3 और आएगा, 4 का 3 आ गया। अब 6 और 3 सीरीज में हो जाएंगे 9, 9 तो सर्किट का करंट कितना आ गया 72/9, 8 आ गया। यस मैम। सर्किट का करंट 8 आ गया, लोग मुंह जमा नहीं हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन तो, 8 आ गया। अब 8 वाला करंट देखो, 6 में पूरा करंट जाएगा 8 एम्पियर। अब ये करंट यहाँ पर 4 है और इधर है 12, अब ये जो करंट डिवाइड होगा 4 और 12 में, करंट डिवाइड होगा ना, ये तो 4 ओम और ये 10 और 2 12, करंट 4 और 12 में डिवाइड होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 12 ओम वाले में करंट निकाल लेना, जो करंट 2 से जाएगा वही 10 से करंट जाएगा, तो V इक्वल्स टू IR, तो करंट निकाल लोगे और रेजिस्टेंस 10 है, यहाँ से वोल्टेज आ जाएगी, वही वोल्टेज 10 माइक्रोफैराड को मिल रही होगी। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे क्या लगता है जेई में आएगा, मुझे तो नहीं लगता आएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो तुम। 7वां में 7th में क्या है, क्या है देखो, इफ द एक्चुअल, समझ आया मनदीप की नहीं आया, आ गया मैम। 7th, the actual value of resistance R shown in the figure is 30 ohm. This is measured in an experiment as shown using the standard formula. V and I are the readings of voltmeter and ammeter. If the measured value of R is 5% less than the internal resistance of the voltmeter is. क्या है इसमें क्वेश्चन में, हाँ रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 30 ओम। दिस इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, इसको एक एक्सपेरिमेंट में मेजर करते हैं जिसमें हमने R इक्वल टू VI का फॉर्मूला लगाया है। VI क्या है, वोल्टेज की रीडिंग्स, और I जो है एमीटर का करंट आया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर जो वैल्यू हमने मेजर करी है, मेजर्ड वैल्यू जो है वो 5% कम आई है, यानी जो 30 ओम था ना, तो 30 ओम का 5% कितना हो जाएगा, कम करो, 30 का 5%, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 से 0 कट गया, तो 5 या 15, 15/10, 1.5 हट गई, तो ये 28 पॉइंट समथिंग आई होगी, 28.5। यानी अब जो तुम्हारा 5% कम मेजर की, यानी ये वाला रेजिस्टेंस जो हमने मेजर किया ये 28.5 मेजर किया, तो ये पूछ रहा है कि जो वोल्ट मीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब देखो वोल्ट मीटर का होगा। हाँ क्वेश्चन एक बार आप रिपीट कर दो कि क्या समझाया आपने। अभी मैंने कुछ नहीं समझाया, मैंने बोला है कि देखो सवाल में पूछा है कि जो रेजिस्टेंस R है ना, इसकी वैल्यू 30 ओम आती है अगर हम V इक्वल्स टू IR से कैलकुलेट करते हैं तो, फॉर्मूला लगा के। ठीक है,
अब बोला है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू का मतलब है जो एक सेकेंड, हाँ, मेजर्ड वैल्यू यानी जो तुम्हारी वी और एम्पियर की जो रीडिंग्स आई हैं वहां से हमने अगर रेजिस्टेंस मेजर किया है तो वो 5% कम आता है। तो ये पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बताओ कितना है। तो इसका मतलब कुछ वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब वोल्ट मीटर के पास जो पोटेंशियल है वही इस रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना। यस मैम। हाँ मैम वो जो 5% लेस हुआ है वही होगा ना वोल्ट मीटर का इंटरनल। ये तो पैरेलल में है ना। इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज तो फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा पैरेलल के। आर जो है कैपिटल आर, ये 5% कम आया है। अगर रेजिस्टेंस मेजर्ड वैल्यू रेजिस्टेंस की 5% कम है, रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं आर वी इक्वल्स टू आई आर, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, और इसका मतलब सर्किट में करंट बढ़ गया होगा, है ना। रेजिस्टेंस इसमें आर के अक्रॉस करंट बढ़ा है, यस मैम। तब उसका रेजिस्टेंस कम आया है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द, ये इतना ही क्वेश्चन दिया था का, इतना ही था क्या इसमें? आई वोल्टेज कुछ भी नहीं गिवन, कुछ तो और तो गिवन होगा, यही गिवन है बस वैल्यू। यस मैम, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ही सेंड किया मैंने। तुम्हें मैंने इसकी पीडीएफ शेयर करी है? सॉल्यूशन पीडीएफ फाइल ली है हाँ, मैम। सॉल्यूशन पीडीएफ शेयर किया है इसका? नो मैम। इसमें और कुछ नहीं गिवन है ना, ना वी आई 5% कम है, पैरेलल निकालना पड़ेगा इसका। मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर, देखो अगर मैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 0 लेके चलती हूँ कि वोल्ट मीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो कि हम एक्चुअली जब V इक्वल टू आई आर से करेंगे तो वोल्ट मीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, है ना। तो इसका मतलब वो जो 30 ओम आया है वो आर की ही वैल्यू होगी, है ना। 30 ओम जो है वो एक्चुअल आर की वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट समझ आया? देखो सुनो 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 सुनो, क्या सवाल है। जब V इक्वल्स टू आई आर से सॉल्व किया तो मैंने वोल्ट मीटर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लिया, गॉट इट। इसका मतलब जो कैपिटल आर है इसकी वैल्यू कितनी है? 30 ओम, ओके। लेकिन जब हमने रीडिंग्स नोट करी तो रीडिंग से क्या पता चला कि आर जो मेजर्ड वैल्यू है आर की वो कितने परसेंट कम आ रही है भाई? 5% कम आई। तो इसका मतलब है वोल्टेज यहाँ पर जो V वोल्टेज है, वोल्ट मीटर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस आया होगा, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा? आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट ही आएगा ना, है ना भैया। आर इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, आर इक्विवेलेंट ही आएगा ना। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? इनका पैरेलल करना पड़ेगा। यस मैम। हाँ, तो इसका पैरेलल करोगे, क्या करोगे? आर वोल्टेज मल्टीप्लाई आर रेजिस्टेंस अपॉन वोल्टेज प्लस कैपिटल आर। ये मेजर्ड वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये मेजर्ड वैल्यू 5% कम जो हुआ है, यानी 28.5 जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो उस इक्विवेलेंट को 28.5 के बराबर रख देना। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर की वैल्यू है 30। बस अब हो जाएगा, देखो हो गया ना अब तो। यस मैम। यहाँ पे आओ, जैसे मेरे पास क्या था, ये वोल्ट मीटर है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ठीक है। अब हमें ये बताया है कि जो रेजिस्टेंस था ये 30 ओम था जब आपने V इक्वल्स टू आई आर से निकाला,
ठीक है भाई। लेकिन जब हमने एमीटर वगैरह में नोटिस किया तो जो रेजिस्टेंस आया उसकी वैल्यू 5% कम होगी, तो 5% निकाल लोगे 30 का, जो कि आया 1.5। तो 1.5 कम हुई है, तो एग्जैक्टली आर की वैल्यू कितनी आई होगी, जो भी आर डैश बनेगा उसकी 28.5। और ये आर डैश क्या है, इसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग भी शामिल है। कितनी, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस देखो वी और आर पैरेलल में है, तो वी आर अपॉन वी प्लस आर पैरेलल में यही बनेगा। ये किसके बराबर है भाई, 28.5 के बराबर है। कैपिटल आर की वैल्यू रख दो, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पर आर की वैल्यू में 30 रख देती हूँ। ठीक है, 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 30v इक्वल्स टू 28.5v प्लस 28.5 मल्टीप्लाई बाय 30। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से v का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये v वोल्टेज नहीं है, ये v का रेजिस्टेंस है, याद रखना। ओके, अब बोलो, अब समझ आ गया एवरीवन? अब आ जाते हैं इन क्वेश्चंस पे। इसमें से बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन किया था? मैम करा था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लगेगा, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तुमने तो सारा समय इसी में निकाल दिया। एक काम करते हैं, डाउट डिस्कशन क्लास रख लेते हैं आज। किसी और को डाउट्स लेने हैं अपने, पेपर किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे। किसी को कोई भी तरीके का डाउट लेना है बोलो, अपने अपने डाउट शेयर कर यही सकते बता दो पहला क्वेश्चन। हैं। हाँ, मैम फर्स्ट क्वेश्चन डाउट। फर्स्ट क्वेश्चन ही डाउट हो गया। मैं डाउट कह रही हूँ कि पेपर के अलावा डाउट, पेपर के अलावा तुम्हें अगर कहीं पर भी किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है तो वो पूछ लो। डाउट क्लास रख लेते हैं, क्योंकि 30 मिनट में पेपर तब भी डिस्कस नहीं होगा। गॉट इट? तो डाउट्स ले लो भाई बेटा, यस और बच्चे जो भी यहाँ पर मौजूद हैं डाउट्स क्लास रख लो अपनी अपनी, पूछो। अब्दुल्ला तुम्हें भी कुछ तो डाउट होगा? मैम अभी देखने पड़ेंगे फिर डाउट। मैम कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो गई? हाँ, मैम जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का फॉर्मूला होता है उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में तो वो मैम 1 प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू में क्यू होता है ना। नहीं नहीं, ये किसने सिखाया, मास ऑफ मास रिएक्टेंट? ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ नाइट्रोजन ऐसा कुछ लिखवाया था आपने। मैं आपने लिखवा रखा है 1 प्लस मास ऑफ, उसमें नोटबुक में मास ऑफ प्रोटॉन 1 मास ऑफ प्लस प्रोटॉन मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल लिखवाया होगा, जो यस मैम। पार्टिकल इंसिडेंट करेगा, अल्फा हीलियम कुछ भी हो सकता है, अपॉन मास ऑफ टारगेट पार्टिकल। टारगेट मतलब किस पार्टिकल पर टारगेट कराया है, इस तरीके से ये कराया, मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। मैं एक बार रिएक्शन लिख के बताना इसमें क्या क्या कौन सा होगा। ऐसे होगा, देखो मान लो सपोज करो ये हीलियम है, ठीक है, 2 4 प्लस इसमें मैंने यहाँ लिखा नाइट्रोजन 7 14, ये शायद ऑक्सीजन बना दिया इसने, सपोज करो 8 16 4 4 5 7 8 प्लस क्या निकलेगा, 2 प्रोटॉन निकाल दो सपोज करो। ये इस तरीके की इक्वेशन है, ठीक है। 7 8 9 8 बैलेंस नहीं हो रही है ना, 17 ले लो, 16 का एक ही प्रोटॉन निकाल दो, अब होगी बैलेंस 7 8 9 1 ठीक है ना। ये इस तरीके से है। तो अब मान लो ये इस इक्वेशन में, अब ये हीलियम हो गया ना, ये कब लाई करेगा, ये करेगा जब नेगेटिव क्यू वैल्यू आती है ना। अगर नेगेटिव क्यू वैल्यू है तब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। अब ये हीलियम हो जाएगा तुम्हारा इंसिडेंट पार्टिकल, ये एनर्जी लेके आएगा। नाइट्रोजन हो गया टारगेट, ये इस पर आके टकराएगा, टारगेट का मतलब है जिस पर आके ये टकराएगा। तो हीलियम या अल्फा पार्टिकल आके इस नाइट्रोजन पर टकराएगा, तो ऊपर इंसिडेंट यानी हीलियम, टारगेट पार्टिकल क्या हो गया, नाइट्रोजन। नोट्स में नहीं है क्या, नोट्स देखा करो ना, नोट्स में लिख रहा होगा एक एक चीज। समझ गया मैम। और मैम आप टेलीस्कोप का एक बार दोबारा समझा दोगे? क्या समझा दूं? मैम जो टेलीस्कोप वाला कॉन्सेप्ट है। पूरा टेलीस्कोप ही दोबारा समझना है?
तो मैं मतलब छोटा रिकैप से करा दो एक बार। नहीं नहीं, वो उसमें तो पूरे में 15 मिनट लग जाएंगे। क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। टेलीस्कोप का जो लेक्चर कराया ना, उसी को 2x पे देख लेना। टेलीस्कोप का वो लेक्चर, वो मोर देन इनफ है। एक ही लेक्चर या 2 लेक्चर में कवर कराया होगा। 2x पे देख लेना, 1 घंटे का है तो 15 या 20 मिनट में कवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और डिटेल में भी आएगा समझ में। और बोलो, कोई और बच्चा? हर्षित, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? अंजलि, संध्या, तुम्हारे कोई डाउट नहीं है फिजिक्स में? मैम मैंने ग्रुप पे भेजा है। कृतिका ने? Yes. An electron is moving under the influence of electric field of a uniformly infinitely plane sheet having surface charge density. ये तो देखो, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है क्लास में। कृतिका ने जो क्वेश्चन भेजा है, मैं ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ इसको। बाकी और बच्चे भेजो। अच्छा, किसी पुराने वाले पे भेज दिया। देखो कृतिका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट। मेरे पास कोई शीट है, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, जिसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स की तरफ होगी। द इलेक्ट्रॉन एट t इक्वल्स टू 0 इज एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द शीट। यानी 1 मीटर की दूरी पर मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इनवर्स लगेगी। Yes. इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इनवर्स लगेगी। हैज ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, that is distance, and has a speed of 1 meter per second. The maximum value of plus charge density if the electron strike at t equals to 1 second. तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बट उसकी ये नहीं दे रखी वेलोसिटी, डायरेक्शन क्या है। हैज ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। The maximum value of charge density so that the electron strikes the s at t equals to 1 second, so that इलेक्ट्रॉन इसको 1 सेकंड में आके ही हिट कर दे, है ना। तो टाइम जो लगे वो 1 सेकंड ही लगना चाहिए इस प्लेट को हिट करने में। तो सिग्मा क्या होना चाहिए? देखो, ये फोर्स यहाँ पर इसको अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स की वैल्यू हो गई QE। तो एक्सेलरेशन की बात करूं तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी इसकी? Q इक्वल्स टू M है। एक्सेलरेशन कितना आया भाई इसके पास? QE अपॉन M। यही एक्सेलरेशन आएगा, QE बाय M, बोलो, Yes. है ना। एक्सेलरेशन आया QE अपॉन M। तो क्या लिखना है? देखो, S इक्वल्स टू, मैं ये लिख लू, V स्केयर माइनस U स्केयर इक्वल्स टू 2AS, ठीक है। फाइनली जब इससे आके टकराएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियली कितनी है वेलोसिटी? 1 मीटर पर सेकेंड। 2 एक्सीलरेट हो रहा है कितने से? QE अपॉन M से। कितनी है S की वैल्यू? 1 मीटर, ठीक है। निकालना क्या था? सिग्मा ना, QE। हाँ, तो देखो यहाँ से क्या आया, V स्केयर माइनस, मेरे पास 2QE अपॉन M किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। But एक बार देखना। और यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? मैम -1 आया क्या? -1 का स्क्वायर है ना। मैम बाहर माइनस है। हम्म? मैम उसके बाहर भी माइनस है।
अच्छा, यहाँ पे v के माइनस u के इक्वल्स टू 2as। और एक्सीलरेशन कैसी होगी? मान लो इसकी वेलोसिटी इनिशियली तो इस डायरेक्शन में होगी ना, बाहर की तरफ दूर जा रहा होगा, तो एक्सीलरेशन इधर है तो इधर भी नेगेटिव का साइन लगेगा। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में अपोजिट साइन है, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये 2QE अपॉन m इक्वल्स टू 1 के बराबर आया। इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसके बराबर हो जाएगी बोलो? शीट के लिए, शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, चार्ज Yes, इन ma'am. फाइनाइट प्लेन शीट। तो 2Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन m इक्वल्स टू 1। पूछा क्या है इसमें? m एप्सिलॉन नॉट अपॉन, नीचे अपॉन में क्या है ये? अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 2 से 2 कट गया, m एप्सिलॉन नॉट, उल्टा पूछा है ना इसमें तो। अच्छा, सिग्मा पूछा है ना, ठीक है। ये सिग्मा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा m एप्सिलॉन नॉट अपॉन q। क्लियर है ना? ये आ गई ना इक्वेशन। Yes. ये q मतलब चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज e ले रखा है इन्होंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज e का चार्ज e लिया हुआ है, तो मेरे पास ये वैल्यू 1 आ रही है। एक बार चेक करना बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है। चेक कर लो एक बार, Yes, ma'am. आ तो बन ही रही है। है ना। तो बस क्या करना था, यहाँ पे 20 के माइनस u के इक्वल टू 2as लगाना था बस। ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, जब जैसे ही इससे टकराएगा इस इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 1 मीटर पर सेकंड है। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? एफ नेट इक्वल्स टू, सिर्फ इस पे एक ही फोर्स लग रहा है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है? क्यू ई के बराबर होता है। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लोगे आप? इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारी वैल्यू 1 के बराबर आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी मैंने, तो यहाँ से सिग्मा निकाल लो, कितना आया? m एप्सिलॉन नॉट, तो 1 ही वैल्यू आई। अगर साइन में भी कंफ्यूजन भी हो रही है तो देखो, साइन से तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर पेपर में कभी साइन से आए तो साइन में यहाँ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि 0 था, ऐड नहीं करना था कुछ भी, है ना, इस वजह से। बोलो, क्लियर हुआ? Yes. और किसने भेजा है डाउट कृतिका के अलावा? कृतिका, कुछ आया समझ इस क्वेश्चन में? मैंने भी ग्राफ हाँ हाँ, पलक भेज, बता रही हूँ। पलक को बाइंडिंग एनर्जी वाले में दिक्कत आ रही है। वही क्वेश्चन है जो आज सुबह धनंजय ने पूछा था। पलक, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई है बताओ, कहाँ से समझाना है? ये वाला तो आया, ये वाला तो तुम्हारे एग्जाम में। हाँ, ये वाला इसका ना मेरे आंसर गलत किया था, आप बताना एक बार ऑप्शन कैसे मार्क कर। द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी इज, ये वही है जो उस दिन पेपर में आया था। नहीं मैम, ये दूसरा है। रिलीज एनर्जी का मतलब होता है, देखो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में दिया हुआ है ना पलक, तो जब मेरे पास एनर्जी यस मैम। रिलीज का फॉर्मूला पूछे तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे देखो हमारे पास इक्वेशन ए है, ए इक्वेशन क्या कह रही है? y जो है 2z में बना है, तो देखो y क्या है? y रिएक्टेंट है, y क्या है? रिएक्टेंट। z क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा। तो अब y की बाइंडिंग एनर्जी देखो, y की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है बताओ? y की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 60। देखो अब तुम्हें y की बाइंडिंग एनर्जी बताओ कितनी है? y की 8.5। 8.5। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राफ को रीड करो। मैम इनटू में मास नंबर भी आएगा। एक सेकेंड, वाई एक्सिस देखो पलक, वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। उसका मतलब होता है कि वो एक ही न्यूक्लियस की एनर्जी है। बात समझ में आई पलक? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब वो एक न्यूक्लियॉन यानी एक प्रोटॉन को निकालने की एनर्जी है। वाई के पास कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं? 60 60 है। तो वाई की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी बेटा वो होगी 60 मल्टीप्लाई बाय एक की कितनी है? 8.5।
8.5 प्रोडक्ट माइनस 2 अब रिएक्टेंट 2 मल्टीप्लाई बाय कितना है 2z, z का देखो कितना है मास नंबर 30, उसकी एनर्जी कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा। -30 into 5 का 2 क्यों नहीं लिखा फिर आपने, 2 है ना, 2z है तो 2 भी तो लिखोगे। 30 into 5 तो ये कितना हुआ 300, और ये कितना बनेगा 8.5 इंटू 6 करो, 6 पंजे 30, यस मैम अब हो जाएगी। अभी कितना बना 210। अच्छा 210 बनेगा। नहीं मैम, देख लेते हैं एक बार। कॉपी पेन नहीं चल रही है। कौन कह रहा है? 510 बनेगा। हाँ मैम सही है। तो ये कितना आया 510 में से 300 गए तो ये आया 210। मैम आंसर बता रहा था मैं। ठीक है 210 आया। पलक ए ही होगा इसका आंसर फिर। ऑप्शन नहीं मिल रहा आंसर। हाँ ए ही मैम आंसर। आंसर नहीं पता मुझे। अरे 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 प्रोडक्ट हमने, अरे सुनो बच्चों, मैंने यहाँ क्या लिखा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं पहले, देखो तुमने यहाँ पर प्रोडक्ट वाई लिखवा दिया पहले। मैम माइनस का हो जाएगा बस। हाँ तो वो एनर्जी रिलीज नहीं होगी ना फिर माइनस में, माइनस का Yes. मतलब क्या है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो लिखो बट एटलीस्ट। तो इतना तो पता चल गया कि y की कितनी वैल्यू आई, y की आई 500 और 2z की कितनी आई थी, इसकी आई थी 510 और 2z की कितनी थी बेटा 300, है ना। ऐसे करना होगा। तो कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट घटाना है तो प्रोडक्ट 2z है तो 2z की घटाओगे, 2z की बाइंडिंग एनर्जी माइनस y की बाइंडिंग एनर्जी, ये करोगे तो मैम आंसर ऑप्शन नंबर सी सी आएगा ना। हाँ अब सी आएगा, ठीक है, क्योंकि ए नेगेटिव आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा माइनस का 210, तो ये माइनस 210 आया। तो माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस का मतलब है कि एनर्जी का, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि माइनस क्यू वैल्यू क्या दिखाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना, तो यानी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब पूछा क्या है ऑप्शन में, एनर्जी का रिलीज, तो यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। जहां प्लस क्यू वैल्यू आएगी, देखो एनर्जी रिलीज में क्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए, एनर्जी रिलीज में प्लस क्यू वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखनी है, क्या, एक तो ये फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट, बस यही है सब कुछ। एनर्जी रिलीज में प्लस क्यू वैल्यू होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब में माइनस क्यू होती है, समझाया है। ओके अब बताओ, अगर मुझे फिर से निकालना है अपना क्यू वैल्यू निकालनी है तो फिर कैसे करते हो, बाइंडिंग एनर्जी मुझे निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मास, ये फॉर्मूला भी लिखते हैं डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें डेल्टा एम क्या होता है बेटा बताओ। निकालने के लिए क्या करेंगे? हाँ मास डिफेक्ट होता। ये हाँ मास मेगा इलेक्ट्रॉन में आती है क्या कह रहे हो। मैम, ये जो हमारी एनर्जी आती है निकल के मैम, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। हाँ बट मैं अगर डायरेक्टली अगर उसमें जूल में ही निकाल दी हो, हाँ तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर जूल में चेंज करो, मेगा के मैम लिए बट 1 पॉइंट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के फिर चेंज करें डायरेक्ट, तो वो कोई नहीं है। हाँ है ना, फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। पर ये डेल्टा एम फिर देख लेना, वहां पे डेल्टा एम एएमयू में होता है ना अपना, फिर एएमयू को उसमें चेंज करना केजी में, जी। एएमयू को केजी में चेंज करना, फिर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर कर देना तो जूल्स में आ जाएगी। ओके ओके मैम। हाँ अब ये डेल्टा एम, अब डेल्टा एम में क्या करते हैं बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, डेल्टा एम को क्या करोगे, इसमें क्या माइनस करते हैं मास ऑफ, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ हाँ प्रोडक्ट। हाँ मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दो चीजें ही है याद रखने वाली।
इस पूरे चैप्टर में, और ये मैंने तुम्हें बहुत आराम से खुला खुला बताया है, एकदम 100 बार बताया है। ठीक है, और भेजो। पलक समझ में आ गया बेटा अब क्या करना है? यस मैम। मैम पक्की मैंने एक बात? चैट बॉक्स में भेजा है मैम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था एक और। एक और क्या था? मैम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ना, फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो स्लोअड डाउन कैन बी इजीली स्टोर्ड डाउन, और ऑप्शन है द यूज ऑफ स्लोअर। क्वेश्चन कहाँ है? मैम ये लिखा हुआ है इधर, किधर? मैम कॉपी पे। किसकी पे? मैम आपने वो बोला था ना PYQ करने के लिए, हाँ हाँ अपनी कॉपी में लिखा है मैम। हाँ, बताओ। मैम एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन Fast भेजा है। neutrons can be easily slowed down by option है the use of lead shielding, passing them through heavy water, elastic collision with heavy nuclei, या applying a strong electric field. फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन। हाँ, तो ये फिर तुम्हारा उसका क्वेश्चन हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को कैसे स्लो डाउन करते हैं भाई, बताओ? मैम फास्ट ऑप्शन क्या है? हैवी वाटर से भी, हैवी वाटर से भी कोलिजन करके होता है कि? ऑप्शन दोबारा बोलना। Passing them through heavy water, elastic collision with heavy nuclei, applying a strong electric field, the use of lead shielding. मैम हैवी वाटर होगा या फिर वो होगा ये तो मैम थ्योरी है बेटा, एक बार ये थ्योरी पढ़ heavy लेना, ठीक है? वाला। मैम ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। हम्म, ये तो देखो, इसमें तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी भाई, इसके लिए तो क्या होगा। बाकी तो मोस्टली तो वाटर, हैवी वाटर से ही करते हैं स्लो डाउन। ए ऑप्शन लग रहा है मुझे तो। क्या दिया हुआ है ऑप्शन, वो तो देखना पड़ेगा अभी। देखो। मैम मेरा वोट बी ऑप्शन पे है। बी क्या है? बी क्या है अब्दुल्ला? मैम है मतलब कोलिजन विद हैवी न्यूक्लियाई। बी भी हो सकता है अगर ये ऑप्शन है, कोलिजन विद न्यूक्लियाई। Collision है। कोलिजन से भी हो सकता है अगर ऑप्शन नंबर बी है तो, कि हैवी न्यूक्लियाई से कोलिजन कराओगे तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वो धीरे धीरे स्लो होते चले जाएंगे। ए भी ठीक है भाई, ए स्लो स्लो प्रोसेस इससे भी कराते हैं, हैवी वाटर से अगर ट्रांसफर। वाला आंसर है, क्या कह रही है? हैवी वाटर वाला आंसर। बट बी भी हो सकता है, बट तुम्हारे जो सिलेबस के हिसाब से है वो ऑप्शन यही वाला है। D2O से उसको बार बार क्या कराते हैं, हैवी वाटर से पास कराते हैं स्लो डाउन कराने के लिए। ठीक है, और अगर एक्सेस हो जाती है तो क्या करते हैं? मैम एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में ही भेजा है मैंने। अरे ये बताओ, अगर न्यूट्रॉन्स का एक्सेस हो जाता है तो क्या करते हैं? कैडमियम की रॉड लगाते हैं। ठीक है, किसकी रॉड? कैडमियम की। चैट बॉक्स में भेजा है, बोल के नहीं बता सकते? मैम छोटा क्वेश्चन नहीं है। Fractional error in image distance and object distance, then find the fractional error in focal length of the spherical mirror. फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओ इसमें, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। फिर उनका एरर लिखो, जैसे इसमें 1/u का लिखा हुआ है ना, 1/v का, ऐसे ही सेम उसका बनेगा, दोनों को ऐड कर देना, खत्म, वही फ्रैक्शनल एरर आएगी। ऐड कर देना u और v की फ्रैक्शनल एरर। मैंने करा था, मेरा नहीं आ रहा था। क्या कह रहे हैं? मैम मैंने करा था इससे बट मेरा आ नहीं रहा था। क्यों? मैम एक बार आप करवा देते। और ये u और v की वैल्यू गिवन है? नो मैम। आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर क्या है? बाकी के बच्चे और पूछो कोई। मैम आंसर आएगा df/f इक्वल टू uv/u प्लस v इंटू में dv/v स्क्वायर प्लस में du/u स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब फिर थोड़ा सा आगे तक सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ पूछो धनंजय। मैम मैंने एक भेजा है मैम, 2025 में आया था एक हाफ लाइफ का, तो मैम अब उसके बाद भी डिलीट हो गया नहीं सिलेबस? आएगा हाफ लाइफ, नहीं आएगा, वो सब बोनस मिला है, ओके मैम। कुछ नहीं आएगा हाफ लाइफ का भाई। और सौम्या तुम्हें कोई क्वेश्चन, वो
अंजलि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, हर्षित तुम्हें कुछ नहीं पूछना, हरमीत तुम्हें कुछ नहीं पूछना। हाँ बोलो। देखो दीप्ति तुम्हें कुछ नहीं पूछना क्लास में, दीप्ति, अंजलि Yes, ma'am. तुम्हें कोई तो क्वेश्चन नहीं पूछने, दीप्ति और अंजलि को। बोलो। हम्म देखो कैसे चुप हो गए क्लास में, पता नहीं अगली कल से क्लास में किसी को नहीं आने दूंगी। हर्षित तुम क्या कर रहे हो? हर्षित तो फिर मैम कल से क्लास ही नहीं होगी। ये जो बच्चे हैं ना जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, हर्षित क्लास में ही हूं तो क्लास में हो के कर क्या रहे हो? क्लास में ही हूं तो बोलते क्यों नहीं हो? पहली बात तो क्लास में ही हूं, कोई डाउट नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ रिद्धिमा, समृतिका, श्रुति, Yes, ma'am. श्रुति कोई डाउट नहीं आ रहा तुम्हें? सुनिधि, सुनिधि, तुषार, क्या थम्स अप कर रही हो सुनिधि? कुछ डाउट नहीं है तुम्हें? तुषार तुम्हें कोई डाउट नहीं है फिजिक्स में? हाँ हाँ तुम दोनों के मिल गए, मत करो हैंड रेज। क्या दिक्कत आ गई इसमें धनंजय? मैम बिना गिवन वैल्यू के हम बता देंगे कैसे, मतलब नेगेटिव की वैल्यू है पॉजिटिव। बता देंगे। मैम कैसे बताएंगे, बताना एक बार। देखो ये रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस तो इसमें डायरेक्टली बता दोगे, कुछ रिएक्शंस तो देखो केमिकल रिएक्शन H2O है, बी हो जाएगा। फिजन यस और मैम। फ्यूजन, ठीक है। अब देखो फिजन की रिएक्शन जो ये प्लस क्यू वाली है, ये मैंने तुम्हें कराई हुई है ना कुछ 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 वाली, कि प्लस क्यू वाली मैंने तुम्हें 3 रिएक्शंस लिखवाई थी फिजन की। कराया हुआ है। फिजन की मैंने 3 रिएक्शंस लिखवाई थी। सबसे ज्यादा किसमें बनता है? शायद जो सी है ना, सी इक्वेशन है जो, इसमें शायद सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सी वाली है जो। तो सी वाला प्लस क्यू का फ्यूजन है, ठीक है। जो ए है वो साफ दिखाई दे रहा है कि ए फिजन रिएक्शन है, करेक्ट अच्छा भाई? ठीक है ए मैम। ए दिखाई दे रही है ना, यस मैम, ए वो जो तो है हैवी न्यूक्लियाई, ये फिजन है। बचा सी और डी। इसमें ये सवाल ही इसलिए आया था क्योंकि सी वाली जो रिएक्शन है ना, ये ऐसी रिएक्शन है जो बच्चों को क्लास में अगर जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो टीचर्स कराते हैं। तो मैंने भी तुम्हें 3 रिएक्शंस लिखवाई थी, अभी राइट नाउ मुझे याद नहीं है, बट 3 रिएक्शंस लिखी हुई है तुम्हारी कॉपियों पे। वो 3 रिएक्शंस तुम्हें याद होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा किस में एनर्जी रिलीज हुई है, वो भी पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज किस में है। ओके मैम। हाँ तो उस हिसाब से आया है, तो प्लस क्यू वैल्यू हो जाएगी सी की, डी का नेगेटिव हो जाएगा फिर, ठीक है जी। ओके मैम। ये ऐसे पता है, बाकी और अदरवाइज बिना उनके नहीं बता सकते, ठीक है। डेल्टा एम बिना निकाले नहीं निकाल सकते कि क्यू वैल्यू है कि माइनस क्यू है। मैम हम्म मैम इन गिवन इक्वेशन y इक्वल टू 2a sin 2 pi nt by lambda cos 2 हम्म pi x by lambda हम्म find dimension of n। हाँ तो ये तुम्हारी वेव इक्वेशन हो गई ना, वेव इक्वेशन है तो वेव इक्वेशन से कंपेयर करके देखो जो कि उसमें एन किसको। सॉल्यूशन गिवन है उसमें मतलब बहुत अलग तरीके से दिया हुआ है। एक मिनट, गेट टू का क्या क्वेश्चन है? कृतिका का क्वेश्चन, कृतिका ग्रुप पे भेजा है। हाँ मैम एक रिलेशन होता है मैम, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर को मैम कुछ ओपन करके लिख देते हैं, वो रिलेशन ओपन मेरे को बता करके दो लिख कैसे देते आता हैं। है। मैम ऐसे कुछ लिखता है जैसे ई स्क्वायर इक्वल टू पी सी अच्छा स्क्वायर देखो, एम एक स्क्वायर सी ई का स्क्वायर, ऐसे कुछ फॉर्मूला कुछ। होता है, एक होता है ई इक्वल्स टू पी सी, एक होता है ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। जब ई स्क्वायर लिखते हैं तो ये ई स्क्वायर हो जाता है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी 4, सी की पावर 4 हो जाती है, प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। मैम एक बार चैट बॉक्स में लिख देते हैं आप। नहीं मैं इसमें लिख दूंगी पेपर में, चैट बॉक्स में नहीं लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे
एक तो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, है ना। एक होता है हमारे पास फॉर्मूला क्या, E इक्वल्स टू PC, होता है ये फॉर्मूला। एक सेकंड रुको। यस मैम। P क्या है, मोमेंटम, ठीक है। तो मैं मोमेंटम को लिखती हूँ P, एक सेकंड रुकना। और मोमेंटम लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन P होता है, ठीक है। H अपॉन P, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन P, H अपॉन MV। लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन MV हो गया। ये को हम लिखते हैं H न्यू, H न्यू। लैम्डा को भी कुछ लिखा जा सकता है क्या, आज में क्या हो गया। हाँ, तो यही होगा MC स्क्वायर प्लस PC। तो इसमें ये फॉर्मूला बनता है कि E स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, M स्क्वायर C4 प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ये बनता है, इसी का कह रहे हो ना, यस मैम ठीक है। चेक कर लेना एक बार, यही होगा वैसे तो। बेबी और प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आएगा? भाई E इक्वल्स टू PC है ना, तो उसका भी स्क्वायर करके तब ऐड करके लिखा है। मैम वहां से जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है उसका भी अगर डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो भी तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 आ जाएगा। तो वही तो लिखा है M स्क्वायर C4। तो मैम फिर ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आया? हम्म, P मैम स्क्वायर फिर एनर्जी का भी तो फॉर्मूला है ना, एक और फॉर्मूला PC वाला फॉर्मूला भी तो है, इसका डेरिवेशन होता है पूरा। ऊपर वाले फॉर्मूले से ही आ रहा है ना। हाँ, टोटल एनर्जी इस तरीके से लिखते हैं, M स्क्वायर C4 प्लस P स्क्वायर C मैम स्क्वायर, सही है। ठीक है। मैम इसका डेरिवेशन नहीं है। हाँ, देखो जो तुमने ये, हाँ है ना, देखो जो तुमने फर्स्ट वाला लिखा है ना, जो E इक्वल्स टू MC स्क्वायर है, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, वो उनके लिए है अगर पार्टिकल स्टेशनरी होता है, ठीक है। अगर पार्टिकल स्टेशनरी नहीं है और स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तब उस टर्म में जो हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, ये वाला M स्क्वायर C4 प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। बस दैट्स इट। मोमेंटम आ जाएगा ना उसके पास, स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज ट्रेवल कर रही है तो उसके पास मोमेंटम भी आ गया, तो इसलिए मोमेंटम वाली टर्म ऐड हो जाती है, P स्क्वायर C स्क्वायर, गॉट इट। और ओके मैम। पलक कह रही है इसमें से कौन सा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है एलईडी का, साफ पता चल रहा है डी वाला, कलर से ही नहीं पता चल रहा। कराए थे ना मैंने एलईडी, पहली बात तो शायद नेगेटिव उसमें एक सेकंड, एलईडी नेगेटिव बाइजिंग में, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है क्या, इतने अच्छे बनवाए थे ये एलईडी वगैरह वालों के नोट्स, उसमें ग्राफ भी था। ये तो तुम्हारे क्लास का, अगर तुमने नोट्स भी पढ़ा होता तो भी बता देती तुम, पलक। मैम यहाँ पे ना सोल्यूशन लिखा हुआ था, नो सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। हाँ, तो तुम ऑप्शन देखो, तुम वो देखो भाई, नोट्स पढ़ो पलक, यस ठीक है। मैम। थ्योरी के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब नोट्स नहीं कर रखा। नोट्स देखो, सेमीकंडक्टर्स के नोट्स, इथिन मेटल, ये अभी कृतिका ये वाला क्वेश्चन रहने दो आप, ठीक है। आप अभी इस सवाल को रहने दीजिए, करा देंगे क्लास में कभी। और हर्षित तुम्हारे सवाल भेजो। अमनदीप तुम कहाँ चली गई। अब आ गया हर्षित, कह रहा है लो, तुम सबको इसी चैप्टर में दिक्कत है क्या, डी ब्रूगली में, डी ब्रूगली से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे हो। और किसी को किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है कुछ और, अगर नहीं है तो फिर एक काम करो, मुझे इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ, किस किसने किया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या आंसर करके आए हो सेकंड का। पलक, मैम क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं बताऊं? पलक बताएगी। मैं बताऊँ? हाँ, मैं बताऊं नहीं, पलक बताएगी।
बोलो। अरे पलक कहाँ चली गई? कहाँ गई भाई? समृति का तुम बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? 2 समृति का बताओ। कृतिका तुम बताओ क्या होगा 2 का? मैम डी ऑप्शन। हाँ ऑप्शन नंबर क्या? डी? डी डी। डी क्यों होगा भाई? डी कैसे है बताना। तुम्हें ये करंट बराबर दिख रहे हैं इनके फोटो करंट? ये तो ग्राफ भी दिख रहा है 1 और 3 के फोटो मैम करंट। ए सॉरी मैम सॉरी ए। कहाँ ए में भी तो I1 इक्वल्स टू I2 में कहाँ बराबर दिख रहा है? तुक्के मार लो बैठ के, देखो तो सही क्या है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग बच्चों? बताओ डी ऑप्शन बता रहे हो इसका। क्या है भाई इसका? कृतिका सी है मैम। ऑप्शन मैम सी। मैम इसमें कृतिका क्या इक्वल नहीं है। मैम सी ऑप्शन। क्या है इक्वल? फर्स्ट और मैम सेकंड कहाँ इक्वल है? पहला मैम और दूसरा कहाँ? पहले का करंट ये रहा, तीसरे का ये रहा, कहाँ है ये इक्वल? पहले और दूसरे के करंट ये दिखाई नहीं दे रहा, ये गैप है। तो मैम सी इंटेंसिटीज तो अनइक्वल है। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, ये तो दिख रहा है कि इनकी इंटेंसिटीज अलग अलग हैं, करंट अलग है ना। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फोटो करंट के। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्या कर रही हो भाई तुम लोग? थर्ड बताओ। मैम किससे पूछ रहे हो? थर्ड किया है तुम लोगों ने? मैम करा। ट्रांसफर वाला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर वाला, जिसमें सिर्फ क्या करते हैं हम, पी इनपुट किसके बराबर होता है? पावर आउटपुट के। यानी यस ये मेरा प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी का वोल्ट पावर इक्वल्स टू सेकेंडरी का पावर होगा। तो V ऑफ प्राइमरी, करंट ऑफ प्राइमरी इक्वल्स टू V ऑफ सेकेंडरी, I ऑफ सेकेंडरी। पावर यस मैम। कितनी दी हुई है इसका इनपुट? 230। प्राइमरी का करंट हमें निकालना है, सेकेंडरी का वोल्टेज 23 वोल्ट दे रखा है। करंट IS किसके बराबर हो जाएगा? VS अपॉन R। तो वोल्टेज 23 दे रखा है, रेजिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस 115। IP आ जाएगा आराम से, ये लो निकाल लेना IP। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या है? डिफ्रैक्शन यस मैम। पैटर्न की बात होती है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में पूछ रहा है कि अगर रेड लाइट की जगह हम लोग ब्लू लाइट यूज करते हो तो क्या होता है। तो डिफ्रैक्शन में देखो यहाँ पर भी बैंड की बात हो रही है। बैंड मतलब विड्थ, बैंड विड्थ कितनी होगी? फ्रिंज विड्थ। वो बीटा किसकी बराबर होता था? यहाँ पर भी लैम्डा डी बाय स्मॉल, सॉरी लैम्डा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी होता था ना। एक सेकेंड, क्या फॉर्मूला था भाई एक बार बीटा का? क्या था फॉर्मूला बीटा का? फ्रिंज मैम विड्थ का लैम्डा। देख लेना, कैपिटल डी अपॉन डी था या स्मॉल डी, तुम्हें याद होने चाहिए। बट यहाँ से इतना पता है कि प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो है। अब अगर रेड की वेवलेंथ एज कंपेयर टू ब्लू ज्यादा है, तो तुमने ब्लू की वेवलेंथ को कम किया ना, तुमने वेवलेंथ कम किया तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी? कम होगी, सिंपल सी बात है। तो फ्रिंज विड्थ यानी डिफ्रैक्शन के जो बैंड है वो क्या हो जाएंगे? नैरोअर हो जाएंगे और एक दूसरे से क्राउडेड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। क्यों हुआ? क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ रेड से कम है, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। किया है ये सवाल? अगर ये भी नहीं करके आया ना फिर तो तुम पता नहीं क्या कर रहे हो पेपर में। 8th किया है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था बस इसमें। यस मैम धनंजय किया किया है ये क्वेश्चन? हाईलाइट। धनंजय मैम ये किया नहीं है? करा बता। क्यों नहीं करा ये क्वेश्चन? क्यों नहीं किया ये? हाँ मैम फॉर्मूला लगाया था मैंने। इसमें फॉर्मूला लगाना था। इसमें फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूले से आगे नहीं बढ़ के दे रहे हो। फॉर्मूला लगाएंगे हम। कैसे कराई थी एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन? हाँ कि बेटा जब भी वेलोसिटी आए एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये नहीं लगवाया था? यस मैम। हाँ तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ
m एस्केप वेलोसिटी का हाफ है, तो एस्केप वेलोसिटी का हाफ अपॉन हाफ है, तो मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सरफेस पे, माइनस GMM/r, फाइनली जाके रुक ही जाएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस GMM/r+h, ये h ही तो निकालनी थी बस। एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर है, √2gm/r। बस यहाँ पर ये स्मॉल m से स्मॉल m हटा दो, ये क्या हो जाएगा, v एस्केप का स्केयर अपॉन 8, इसको इधर ले जाओ, gm कैपिटल M, ये हो जाएगा 1/r+h, सॉरी 1/r माइनस 1/r+h। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 2gm/r है, तो ये स्केयर है तो ये हट जाएगा, 2gm/8r इक्वल्स टू g, अच्छा एक स्मॉल m तो हटा ही दिया था, कैपिटल M इनटू, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बचेगा, h/r+h बचेगा नीचे, ये एक और r से ये r मर जाएगा, ठीक है। बस यहां से देखो gm से gm कट गया, ये 2/8 कितना हो जाएगा, 1/4, तो 1/4 इक्वल्स टू h/r+h, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, h की वैल्यू यहाँ से r/3 आ जाएगी। इतना करना था, तुमसे नहीं बन पाया ये भी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, मान लो सरफेस से किसी h हाइट पे जाके रुक जाता है, तो इस हाइट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r+h, यही तो बनेगी, r इज द रेडियस। पता है कि नहीं पता, ये नहीं पता क्या धनंजय ये सब? पता है मैम। मैम क्या आ रहा है फिर? तुम जिस दिन मैं पढ़ाती हूँ उससे अगले दिन बिल्कुल भूल जाते हो क्या? जैसे आज क्लास ली तुमने, मैडम ने पढ़ाया, सुबह उठते हो एकदम दिमाग में से चीजें रफ हो जाती हैं क्या, रफ हो जाती है, एकदम इरेज हो जाता है चीज। 9th बोलो, मैम हो गया था। मास डिफेक्ट केमिकल रिएक्शन में बहुत स्मॉल होता है, बताया था क्लास में, ये इक्वेशन ट्रू है। ये कह रहा है कि एनर्जी इंटरकन्वर्जन डज नॉट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में भी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करते हो ना, केमिस्ट्री में मैम हमेशा कहती है कि इक्वेशन बैलेंस रखो, इक्वेशन बैलेंस रखो। इक्वेशन बैलेंस का मतलब वही है कि मास एनर्जी का वहां पर भी हम ध्यान रखते हैं, तो ये इक्वेशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर सी, मतलब ये देखो 12th क्वेश्चन, 5-6 सवाल तो ऐसे थे जो बच्चा कभी क्लास में जिंदगी में ना आए ना, जो जिंदगी में ना आए वो कर ले। तो ये देखो कर लिया होगा 12वां क्वेश्चन कि नहीं Yes, किया। 13 देखो कितना आसान है भाई, VRMS की वैल्यू बताइए ना सर ने कितनी होती है, √3RT/m। साफ साफ दिख रहा है कि VRMS की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कहीं डिपेंड नहीं कर रही, या तो टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ तब, या फिर मास। अब देखो इन्होंने मोनो और डाया दोनों का मास क्या दे दिया तुम्हें, सेम दे दिया, तो सेम मास है, टेम्परेचर सेम है, तो VRMS भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। खत्म क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, इसमें था कुछ क्वेश्चन करने में, ये सेकंड वाला रिवर्स बाइजिंग में ये ब्रांच हट जाती है, खत्म सवाल। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 2 2। ये कुछ क्वेश्चन है बताओ। ये देखो ये वाला जो डायोड है जिसको मैंने कट लगाया है, ये किसमें है, रिवर्स बाइजिंग में। तो रिवर्स बाइजिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब बिल्कुल भी करंट को अपने अंदर से जाने नहीं देगा, नहीं। सिर्फ किसको जाने दे, तो ऊपर वाला आराम से जाने देगा, यानी ये एकदम शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो ये 2 ओम, ये 6 वोल्ट और ये 1 ओम, तो सीरीज में हो गए, तो V इक्वल्स टू IR, V 6 रेजिस्टेंस 3 करंट आ गया 2, खत्म। ये लो सवाल हलवा। गैल्वेनोमीटर वाला ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इससे सस्ता क्या मिलेगा, IgG इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू शंट रेजिस्टेंस। अब देखो IG करंट निकालना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 40 दे रखा है, शंट का रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा है, तो कह रहा है मैक्सिमम करंट, यानी कितने एमीटर, मतलब जो एमीटर बनाओगे उसका मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, बताओ कितने उसका एमीटर बना सकते हो आप, कितनी वैल्यू का, वो निकालना है, आई निकालना है। IG नहीं निकाल सकते, IG कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 50 डिवीजन है, भाई वो गैल्वेनोमीटर तुमने बनाया है, उसमें लास्ट डिवीजन स्टार्ट होती है 1 से और खत्म होती है 50 डिवीजन पे, तो इससे ज्यादा तो वो डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता, तो टोटल 50 डिवीजन है।
1 मिली एम्पियर के लिए कितनी डिवीजन चाहिए? 10 डिवीजन। तो 50 डिवीजन कितना करंट दे देंगी बताओ? कितना मेजर करेगा? 5 मिली एम्पियर से ज्यादा तो नहीं कर सकता। तो तुम्हारा आईजी करंट ही कितना है? गैल्वेनोमीटर का करंट ही 5 मिली एम्पियर है। ये लो, आईजी 5 हो गया, जी की वैल्यू 40 हो गई, आई निकालना है माइनस आईजी 40, आईजी कितना है? 5, गैल्वेनोमीटर और शंट का रेजिस्टेंस 2। इसे सॉल्व कर लेना, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105। खत्म सवाल। ये करना था इसमें। बोलो और क्या चाहिए तुम्हें? 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एक पेन बिना उठाए सॉल्व हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा। ये लो, और क्या चाहिए? 19 भी हो जाएगा। 19 चलो नहीं भी हो रहा है तो बता रही हूँ, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल वाली क्लास में। मैम एक मॉर्निंग बार में वो जिन बता देते हाँ, आप। कल बताएंगे तुम्हारा वाला, ठीक है। कल देखते हैं। मैम वो पुली वाला, ये जो क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, पुली वाला बताना है, अच्छा ठीक है। देखो पुली वाले में फर्स्ट देखो, स्क्रीन चली ना जाए क्योंकि बैटरी नहीं है। 1 मिनट। देखो जो फर्स्ट वाला है उसमें देखो नीचे फोर्स लग रही है एफ, ऊपर टेंशन टी लग रही है। ऊपर टेंशन टी लग रही है, तो सिमिलरली ये टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी लगेगी। इस ब्लॉक पे नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट। तो इस ब्लॉक की एफबीडी बनाओ। ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। नीचे क्या लग रहा है? mg, करेक्ट। ब्लॉक नेट कहाँ मूव करेगा? ऊपर की तरफ। ए एक्सीलरेशन से मान लेते हैं क्योंकि भाई ऊपर ही जाना है ना। उसने बोला है कि ब्लॉक को ऊपर मूव कराना है h हाइट तक। तो नेट फोर्स एफ नेट किसके बराबर होगा? एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता तो एक्सीलरेशन आती ही नहीं। तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा टेंशन वाला, टेंशन माइनस mg इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब एक बात देखो, टेंशन फोर्स किसके बराबर है? जो तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है F, तो टेंशन F के बराबर है F माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से F किसके बराबर आ गया? F आ गया mg प्लस ma के बराबर। तो ये तुमने फोर्स निकाल ली फर्स्ट केस में। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में यहाँ से सपोज करो तुमने F फोर्स लगाई बेटा, ये टेंशन T, इसमें भी टेंशन टी आई और ये वाले इसमें भी टेंशन टी आई। तो ऊपर वाली दो रस्सियों में टेंशन टी टी यानी 2T हो गई। तो नीचे इस ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन लग रही होगी ये 2T लगी होगी ना। देखो इस वाले हिस्से में, इसको मैं रेड से करती हूँ। देखो ये वाला हिस्सा, देखिए अरे समझ गए ना तुम? इसमें टेंशन 2T से बैलेंस होगी ऊपर वाले में। तो 2T से बैलेंस होगी तो फिर 2T माइनस mg लग रहा होगा नीचे वाले। नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? mg का फोर्स। ऊपर ही जाना है ब्लॉक को, ए एक्सीलरेशन से मान लो। तो एफ नेट फिर से एम ए के बराबर करोगे। एफ नेट अब की बार 2T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। टेंशन की फोर्स किसकी बैलेंस कर रही होगी? फोर्स को। तो यानी टेंशन को मैं फोर्स लिख सकती हूँ, विच इज अब 2F किसके बराबर हो जाएगा? एम ए प्लस एम जी। फोर्स 2 से डिवाइड कर दो तो ये आया एम ए प्लस एम जी बाय 2। तो यानी ये आधा फोर्स है और ये वाला बड़ा है। तो कौन सा एक्सर्ट मोर फोर्स? ए एक्सर्ट पहला। मोर फोर्स, ठीक है। बस ये करना था इसमें। इस सब में टेंशन टी है तो सब, अगर ये मासलेस दी हुई है ना, देखो यहाँ पे पुली और स्ट्रिंग दोनों मासलेस है, इसका मतलब है हर रस्सी में टेंशन सेम रहेगी। हर रस्सी, हर पुली, हर स्ट्रिंग में टेंशन विल रिमेन सेम। तो अगर ये टेंशन टी है, आगे आगे टी 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 टी। तो इस वाले जो सेकंड वाला पुली है ना, सेकंड पुली में देखो ऊपर टेंशन टी, इसमें भी टेंशन टी। तो ऊपर कितनी टेंशन हो गई? 2T वाली ना। तो बेटा इस पॉइंट पे 2T टेंशन लगेगी ना, जस्ट ब्लॉक के ऊपर, बस। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg का। तो 2T अपॉन mg। नेट फोर्स कैसे लिखते हो? एक्सीलरेशन ऊपर है तो 2T वाला फोर्स बड़ा हो गया। गॉट इट? यस मैम। ओके, तो कल मिलते हैं भाई, कल वाली क्लास में विद सम न्यू चैप्टर। ओके, कैपेसिटर कराऊंगी कल क्लास में। ओके बाय एवरीवन, पढ़ना शुरू कर दो।